हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लव वर्ड अकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है आपका बल तथा गति के नियम। तो इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं गति के बारे में, मोशन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था गति होती क्या है, दूरी, विस्थापन के बारे में पढ़ा, वेग, समय, चाल, त्वरण, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हम गति के समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देख चुके हैं दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए व्यूवर जुड़े हैं, सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों। तो जो भी नए व्यूवर जुड़े हैं और उन्होंने जो वीडियो नहीं देखी इससे पिछली, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो गति के नियमों को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं जो कि हम जब हम नियम पढ़ेंगे तो उस नियम में काम आने वाले हैं। तो बात करते हैं बल की, यानी कि फोर्स की। आखिर ये फोर्स होता क्या है, बल क्या होता है। तो बल की कोई परिभाषा याद करने की जरूरत है नहीं आपको, बस दो चीजें आपको याद रखनी है बल के बारे में। बल का मतलब होता है किसी भी चीज को धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना। धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, और बल के बारे में अगर आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो वो ये है कि जो बल है, फोर्स है, उसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम महसूस कर सकते हैं। यानी कि बल यानी कि फोर्स को ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अगर हम एग्जाम्पल ले लें कोई, अगर हम किसी व्यक्ति को अगर धक्का दें, ठीक है, और वो गिर जाए, उसको चोट लगे, तो उसको चोट लगेगी वो तो महसूस होगा ही, और हम उसको अगर हम बल धक्का देके गिराएं तो उसको बल भी अनुभव होगा कि मुझे धक्का देके गिराया गया है। तो देखिए इस सिचुएशन में होता क्या है, हम बल को नहीं देख रहे हैं, बल का जो इफेक्ट पड़ा हम उसको देख सकते हैं। यानी कि बल से जो इफेक्ट पड़ा, बल से इफेक्ट पे ये पड़ा कि वो गिर गया, ठीक है, वो हमने देखा, और उसको गिरने के बाद चोट लगी, मतलब जो प्रभाव पड़ा बल का, बल के कारण उसको क्या लगी, चोट लगी। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, बल के प्रभाव को देख पा रहे हैं, बल के कारण जो इफेक्ट पड़ा उस इफेक्ट को देख पा रहे हैं, ना कि बल को। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि बल को ना ही देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। तो बल का मतलब क्या होता है, बस इतना सा आपको लिखना है, क्या होता है, धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना। बस इतना सा आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि बल को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं। केवल बल के कारण जो इफेक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे संतुलित और असंतुलित बल की, यानी कि बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस फोर्स की। क्या होता है ये बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं संतुलित बल कि संतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल की हम परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा है, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे संतुलित बल कहे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि परिभाषा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। तो परिभाषा को मारो गोली अभी, बस इतना सा समझो कि संतुलित बल क्या होता है। ये समझो कि हमने परिभाषा पढ़ी नहीं है, हम क्या समझ रहे हैं, केवल संतुलित बल समझ रहे हैं। उसके लिए हमने एक चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोई एक वस्तु हमने रखी हुई है, कोई सी भी वस्तु है, मान लो कोई ईंट रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और इस वस्तु के दोनों तरफ हमने क्या कर दिए हैं, धागे बांध दिए, यानी कि इस तरफ भी धागा बांध दिया है और इस तरफ भी धागा बांध दिया है। और मान लो हम इसको नाम दे देते हैं, इस वाले धागे को हमने नाम दे दिया x और इस वाले धागे को हमने नाम दे दिया y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं क्या करूं, इस x वाले धागे को पकड़ूं और अपनी तरफ खींचूं इसको, तो जो ये वस्तु है वो किस साइड गति करेगी, वो दाएं साइड गति करेगी। अरे जिस साइड खींच रहे उसी साइड तो गति करेगी। तो हम इधर को खींच रहे तो वस्तु भी क्या करेगी, इधर दाएं साइड गति करेगी। ठीक है, अगर मैं धागे को यहाँ से पकड़ूं, यानी कि y वाली जगह से पकड़ूं,
इस रस्सी को पकड़ूं y वाली, तो इसको खींचूं तो वस्तु किस तरफ गति करेगी, इस तरफ, यानी कि बाईं तरफ गति करेगी। अब मैं क्या करता हूं, जितना फोर्स मैं x वाली रस्सी पर लगा रहा हूं उतना फोर्स मैं y वाली रस्सी पर लगाऊं, मतलब दोनों जगह बराबर फोर्स लगाऊं। ठीक है, जितनी ताकत यहां से लगा रहा हूं उतनी ताकत यहां से लगाऊं, दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाऊं, तो क्या ये वस्तु गति करेगी। अगर हम दोनों तरफ से बराबर से खींचें तो वस्तु तो गति करेगी नहीं, यानी कि वस्तु क्या रहेगी, अपने स्थान पर रहेगी। ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, यानी कि वस्तु क्या नहीं करेगी, गति नहीं करेगी। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, संतुलित बल कह रहे हैं, यानी कि वो संतुलित है, गति नहीं कर रही है, जहां पे थी वहीं पे है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित बल क्या होता है। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, इधर से उतरे फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, वस्तु गति नहीं कर रही है, यानी कि जो उसका परिणाम है वो क्या है, शून्य है, जीरो है, वो जहां पे थी वहीं पे है, बिल्कुल भी गति नहीं करी उसने। तो ऐसे को क्या हम कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ठीक हो गया। अब बात करते हैं असंतुलित बल की। संतुलित समझ में आ गया तो असंतुलित भी समझ में आ गया। अब क्या हुआ, असंतुलित हो जाएगा, इस तरफ ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये इधर खिसकने लगेंगी, इस तरफ ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये उधर उस साइड को खिसकने लगेगी। यानी कि अब हम क्या करें, इस साइड से ज्यादा फोर्स लगाएं तो वस्तु कहाँ गति करेगी, इस साइड गति करेगी, या हम उस साइड से ज्यादा फोर्स लगाएं तो वस्तु उस साइड को गति करेगी। यानी कि अब कैसे हो जाएगी, वस्तु गति करने लगेगी, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा उस तरफ ज्यादा गति करने लगेगी। यानी कि यहाँ से 2 लोग 4 लोग खींच रहे हैं, वहां से एक ही खींच रहा है, तो किस तरफ को गति करेगी, इस तरफ को गति करेगी, क्योंकि यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो वस्तु कैसी हो गई, अब असंतुलित हो गई, अब अपनी जगह पे थोड़ी है, अब तो वो गति करने लगेगी। तो ऐसे ही को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। और हम आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, जो असंतुलित बल में हमेशा वस्तु कैसी होती है, गति करते हुए रहती है। मतलब संतुलित बल जहां भी हो गया कि वस्तु में ये मान लो कि गति कर रही है वहां पे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के नियम की। न्यूटन्स के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन का पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम क्या है। तो पहला नियम मैं लिख दूं पहले, उसके बाद उसको समझेंगे। तो उससे पहले इसको रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो अब देखते हैं न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। तो न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो है आपका कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोबारा से एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, तो वो गति करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, अभी मैंने इसको हाथ में रखा हुआ, तो ये क्या है, अभी स्थिर अवस्था में है, गति नहीं कर रहा है। तो ये स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगे। बाह्य बल लगाने की, मैं इसको अगर ऐसे हाथ से उठा लूं तो मैंने बाह्य बल लगाया, बाहर से इस पर बल लगा तो ये अपनी स्थिति से परिवर्तित हो गया। तो प्रथम नियम भी यही कहता है। और ये भी कहता है कि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति तब तक करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसको रोक न ले। यानी कि अगर हम किसी बॉल को अगर फेंक रहे हैं तो बॉल तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि उसको कोई व्यक्ति रोक न ले। हालांकि पृथ्वी का घर्षण बल उसको रोक लेगा एक समय में, लेकिन उससे पहले वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई व्यक्ति उसको रोक न ले। ठीक है, तो यही कहता है गति का प्रथम नियम। अब ऐसा होता क्यों है कि वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगे, या रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगे। तो ऐसा होता है दोस्तों जड़त्व के कारण। तो जड़त्व भी समझ लेते हैं हम कि जड़त्व क्या होता है। तो गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कह रहा है कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कह रहे हैं। यानी कि
जड़त्व तो ये चाहता है कि अगर वस्तु रुकी है, यानी कि वस्तु विरामावस्था में है, तो जड़त्व ये चाहता है कि वो रुकी रहे, चले ना। और अगर वस्तु चल रही है यानी कि गति कर रही है, तो जड़त्व ये चाहता है कि वस्तु क्या करे, गति करती रहे। तो वस्तु के उसी प्राकृतिक गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो गति का प्रथम नियम है उसमें जड़त्व का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब एक बात और ये आती है कि जड़त्व की को मापे कैसे। ठीक है, कि जड़त्व को अगर मापना है तो कैसे मापे। तो जड़त्व, अगर किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का माप भी उसका जड़त्व का माप होगा, यानी कि वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा, जितना भी वस्तु का वेट होगा, उतना ही उसका जड़त्व भी होगा। जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही वस्तु का क्या होगा, जड़त्व भी होगा। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जड़त्व से संबंधित या गति के पहले नियम पर बेस्ड है ये एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो कहता है कि चलती बस अचानक से रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुक जाए। ठीक है, अगर आपने देखा होगा आप बस पे चल रहे हैं, ठीक है, बस पे खड़े हुए हैं और बस चल रही है। ठीक है, यानी कि आपका जो है कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, यानी कि आपने उसका कुछ वेट है 50-60 किलो जितना भी है, यानी कि आपका कुछ ना कुछ जड़त्व है। ठीक है, तो जब बस चलती रह रही है, तो बस जब अचानक से ब्रेक लगता है तो आपके जो पैर हैं वो तो क्या है, बस के संपर्क में है। ठीक है, लेकिन आपका जो ऊपर का हिस्सा है, धड़ वाला हिस्सा है, वो संपर्क में नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो आपके पैरों पर बल लगता है, तो पैर तो रुक जाते हैं, लेकिन जो धड़ वाला हिस्सा है, जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या कर रहा है, इस पे जड़त्व है, तो ये क्या कर रहा है कि मैं चलता जाऊँ, मैं रुकू ना। तो इस कारण क्या होता है कि आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और हमारे पैर क्या होते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, बल उन पर लगता है, ना कि ऊपर वाले धड़ पे लगता है। या अगर बस रुकी हुई है तो अचानक से चलती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर चला जाता है, वो भी जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है गद्दे में डंडे से मारने से उसमें से धूल के कणों का निकलना। ठीक है, आप अगर किसी गद्दे को अगर पीटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से धूल के कण निकलते हैं, वो उसका कारण भी जड़त्व है। यानी कि जो धूल के कण है उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, यानी कि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो जब हम गद्दे को मारते हैं तो जो गद्दा है वो तो अपने स्थान से चला जाता है, लेकिन जो धूल के कण है वो क्या रहते हैं, वो वहीं पे रहना चाहते हैं। मतलब धूल के कण बाहर नहीं निकलते, धूल के कण वहीं पे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो बाहर निकल गए हैं, लेकिन जब हम गद्दे को मारते हैं गद्दा तो पीछे चले जाता है, मगर जो धूल के कण है वो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, जड़त्व है, जिसके कारण वो कहते हैं कि मैं यहीं पे रहूंगा, हिलूंगा नहीं यहाँ से। तो गद्दा पीछे चले जाता है, हमें ऐसा लगता है कि धूल के कण बाहर आ गए, गद्दा पीछे गया, धूल के कण वहीं पे रह गए, तो हमें ऐसा लगता है कि धूल के कण क्या आ रहे हैं, बाहर को आ रहे हैं। तो वो भी किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। अगला एग्जाम्पल है पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पत्तों या फलों का गिरना। जब हम देखते हैं कि पेड़ की अगर हम टहनी को हिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, पत्ते और फल नीचे की ओर गिरते हैं। तो पत्ते और जो फल है वो तो अपनी जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहते हैं, किसके कारण, जड़त्व के कारण। तो जब हम टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो खिसक जाती है, लेकिन जो पत्ते या फल होते हैं वो क्या होते हैं, टूट के नीचे आ जाते हैं, तभी हमें ऐसा लगता है। तो वो भी किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। ये आपने देखा होगा कि जो सामान अगर हम गाड़ी के ऊपर उसको बांधते क्यों है, अगर हम उसको बांधेंगे नहीं तो क्या होगा, जैसे गाड़ी चलेगी तो सामान क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ खिसक जाएगा, गिर जाएगा। तो वो भी किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम यही है दोस्तों, हमने समझ लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गति के दूसरे और तीसरे नियम की। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।